Hello everyone, today we will start our new chapter 9 Force and Law of Motion. In previous chapter we described the motion of an object along a straight line, term of position, velocity, acceleration. से बिफोर चैप्टर मोशन के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन इन वर्ड से इन टर्म से हम नॉन हो चुके हैं. We saw that such a motion कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. मोशन कैसा यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड व्हाट कॉजेज ऑफ मोशन, बट हम ये नहीं जान पाए थे कि मोशन किस वजह से होता है. मोशन कैसा होता है ये हम जान चुके हैं, पर मोशन किस वजह से होता है ये बिफोर चैप्टर में हमने नहीं रीड किया. वाई डज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम? डू ऑल मोशन रिक्वायर ए कॉजेज? So, if so, what is the nature of these causes? In this chapter, we shall make an attempt to question all such curiosities. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये मोशन जो है उसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये मोशन कंप्लीट होता है. कई सेंचुरी से आप ये प्रॉब्लम सामने रही है, ये पजल के रूप में बनी रही है फिलोसोफर्स के सामने, साइंटिस्ट के सामने. ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर. अगर एक ग्राउंड में रखी हुई बॉल को आप एक छोटा सा हिट करते हो तो वो मूव नहीं होती. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इन नेचुरल स्टेट ऑफ एन. इसका मीन्स ये है कि वो बॉल जो है एक नेचुरल स्टेट के अंदर रखी हुई है. द रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलील इसाक न्यूटन डेवलप्ड ए एंटायर डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन. तो इस तरह से उन्होंने कई तरह की अप्रोच लगाई थी इस मोशन को समझने के लिए. In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or stop a moving. इस बात को हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें किसी तरह के एफर्ट की नीड होती है, मूविंग करते हुए और मोशन स्टेशनरी को मूविंग में लाते हुए और मूविंग को स्टॉप करने के लिए. वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस सच एज ए मस्कुलर एफर्ट से that we must push or hit or pull on object to change its state of motion. बात से हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हो, पुल करते हो, पुश करते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट मोशन चेंज कर सकते हो. द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन द पुश, हिट एंड पुल. लेट्स नो वंडर अबाउट द फोर्स. अब बात करते हैं हम फोर्स की कि फोर्स क्या है. इनफैक्ट नो वन हैज़ बीन टेस्टेड और फेल्ट ए फोर्स. कोई भी इसे आप टेस्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हो, बट ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स. आप इसे देख सकते हो, इसे फील कर सकते हो. इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट. आप ये खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है. पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट आर ऑल वे टू ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए पुश, हिट और पुलिंग ये इसके एक फॉर्म होती है. दे मूव बिकॉज वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन देम. कोई भी वस्तु जो होती है वो मूव करती है, रीज़न क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है. फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेज यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द फैक्ट ऑफ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी वस्तु के मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना हो, उसकी स्पीड को चेंज करनी है तो उसके ऊपर आपको एक फोर्स अप्लाई करना होगा. और टू चेंज इट डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसी फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है. We also know that a force can change the shape and size of object. आप किसी वस्तु पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने की वजह से क्या कर सकते हो, उसके शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हो. लाइक दैट स्प्रिंग. अगर आप स्प्रिंग को पुल खींचोगे, खींचने पर इसका शेप चेंज हो जाता है. अगर आप किसी बॉल या बैलून को पुश करोगे तो इस तरह से उसके शेप और साइज़ के अंदर चेंज होता है ना. और इसी तरह से आपने अगर ये देखो ट्रॉली है, अगर आपने सिंपल हिट किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने उसका पुश जो है ज़्यादा लगेगा, आपने पुल उसको ज़्यादा किया है तो वो मूव करेगी. ठीक है. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. आपको इसके अंदर इसी तरह से एक एक्टिविटी शो करके बताई हुई है कि इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स पे किस तरह से आपको फोर्स लगाना है वो हम देखते हैं. 2 स्ट्रिंग एक्स एंड वाई आर टाइड टू द हॉरिजॉन्टल वुडन बॉक्स. इसके साथ में एक क्या बांधी हुई है, स्ट्रिंग बांधी हुई है और एक्स और वाई को इस वुडन के बॉक्स से. ठीक है.
If we apply a force by pulling the string x, the block begin to move to the right side. अगर आप x साइड से इसको मूव करते हो, पुल करते हो, खींचते हो, तो ये x साइड ही राइट साइड में क्या करेगी, मूव करेगी. Similarly, if we pull the string y, the block move to the left. But if the block is pulled from both the side with equal force, the block will not move. अगर आप y साइड से खींचोगे तो ये किस साइड मूव करेगी, राइट साइड मूव करेगी. ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड मूव करेगी. बट लेकिन अगर आप दोनों साइड से इक्वल फोर्स के द्वारा x और y से पुल करोगे तो इस वुडन बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा. Do not change the state of motion. ठीक है. Now let's consider a situation of which two opposite force of different magnitude pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. अगर आप इसके ऊपर अपोजिट साइड अनइक्वल फोर्स यूज करोगे, एक साइड से आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, एक साइड कम फोर्स लगाओगे, तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक जो है जिस साइड अधिक फोर्स लगेगा उधर की साइड ये मूव करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेम इक्वल फोर्स अप्लाई करते हो तो इक्वल फोर्स अप्लाई करने पर विथ इक्वल फोर्स द ब्लॉक विल नॉट मूव. सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे. जब आप इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे तो मूव नहीं होगा, मूव नहीं होने पर ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स होगा. बट आप जब एक साइड अपोजिट साइड एक ग्रेटर फोर्स यूज़ करोगे, एक साइड लोअर फोर्स यूज़ करते हो, तो ये वुडन बॉक्स ग्रेटर फोर्स की ओर मूव करेगा. तो इस अनबैलेंस फोर्स कहेंगे. इसे हम क्या कहेंगे, इसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे. Thus, two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction of the block move. This suggests the unbalanced force acting on a object bring it moves. अगर इसी से शो होता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उसके ऊपर आपको अनबैलेंस्ड फोर्स को यूज़ करना होगा. What happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push the box with a small force, the box does not move because of the friction acting in a direction opposite the to push. अगर आप इस तरह से इस बॉक्स को पुश करते हो तो पुश करने पे ये मूव नहीं होता है. क्यों नहीं, क्योंकि इस पे अप्लाई किया गया फोर्स जो है आप करते हो यूज़, तो इसके अपोजिट साइड जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके अपोजिट लगता है और आप भी इधर से फोर्स लगा रहे हो तो इक्वल फोर्स इधर से लगने की वजह से ये बॉक्स जो होता है वो मूव नहीं कर पाता. अपोजिट ऑफ द पुश, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट इन द केस. ये फ्रिक्शन फोर्स जो है किसी दो ऑब्जेक्ट की सरफेस के कॉन्टेक्ट आने पर प्रोड्यूस होता है. ये फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर. ये कंडीशन होती है आपकी जब आप बॉक्स रख रहे हो और फ्लोर है, फर्श, दोनों के बीच के सरफेस होने की वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है. इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स, देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव. जब आप ये फोर्स लगाते हो तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये फोर्स जो होता है वो बैलेंस होता है और बैलेंस होने की वजह से बॉक्स जो है तो वो मूव नहीं कर पाता. द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव. बच्चे थोड़ा और पुश करते हैं लेकिन फिर भी ये मूव नहीं करता. दिस इज बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स. क्यों, क्योंकि हमारे लगाए गए फोर्स से के बराबर होता है उसके अपोजिट साइड लगे हुए फ्रैक्शन फोर्स की वजह से. इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, अगर बच्चे और ज़्यादा तेज़ी से उस पर फोर्स लगाकर बॉक्स पे लगाते हैं, पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन फ्रिक्शन फोर्स. तो लगाए गए फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से अधिक होता है. अधिक होने की वजह से देयर इज अनबैलेंस फोर्स, द बॉक्स इज स्टार्ट. अब यहाँ पर फोर्स जो हो गया वो कैसा हुआ, अनबैलेंस फोर्स हो गया. इस वजह से बॉक्स जो है वो क्या हो गया, मूव करने लगा. वॉट हैपन व्हेन वी राइड ए बाइसिकल, वेल जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, वी स्टॉप पैडलिंग. जब स्टॉप कर देते हैं तो बाइसिकल बिगन टू स्लो डाउन, स्लो जाती है. लेकिन फिर से हम वापस स्टार्ट करते हैं तो एक्टिंग अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. इस बात को हम जानते हैं कि अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. जब हम पैडलिंग कर रहे थे तो वो चल रही थी, लेकिन हमने जब पैडलिंग को स्टॉप किया तो जो उसके अपोजिट साइड से जो रोड पे लगा है, रोड का अपोजिट साइड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो स्टॉप हो जाती है. इन ऑर्डर टू कीप
keep the bicycle move, we have to start pedaling again. In this appear the an object maintain its motion under the continuous application of the unbalanced force. फिर से हम अगर पैडलिंग करना शुरू करते हैं तो वही कंडीशन वापस से होती है और साइकिलिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है. एन ऑब्जेक्ट मूव with a uniform velocity when the force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में तो उस पर लगाया गया जो फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, नेट फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता उसके ऊपर किसी भी तरह का, सिर्फ जो लगा हुआ फोर्स है वो कैसा होता है, बैलेंस फोर्स ही लगा होता है. ठीक है, अगर आप इस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे, एक साइड से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, देयर विल बी चेंज इन आइदर इन स्पीड, तब जाके उस वस्तु की स्पीड में क्या होगा, चेंजेस होगा, उसकी डायरेक्शन के अंदर भी चेंजेस होगा. ठीक है, दस एक्सेलरेट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस वस्तु की जो एक्सेलरेशन है उसमें भी चेंज होगा. एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसीलिए किसी वस्तु को मूव करने के लिए किसकी नीड होती है, अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायर्ड होती है. एंड द चेंज इन स्पीड फॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड बी कंटिन्यू ए लॉन्ग थिन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड. इसी वजह से किसी वस्तु को मोशन के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है. हाउ एवर इफ द फोर्स इज रिमूव कम्प्लीटली, अगर फोर्स को पूर्ण रूप से हटा लिया जाता है तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करता है एक ही वेलोसिटी के साथ में. ठीक है, ओके, थैंक यू.